कभी सोचा है क्यों कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं फिर भी रात को चैन से नहीं सो पाते, और क्यों कुछ लोग सिर्फ 5,000 रुपये महीना कमाकर भी जिंदगी से खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं? क्या फर्क है इन दोनों में? असल फर्क पैसे में नहीं बल्कि पैसे को समझने के नजरिए में है। देखिए, हर इंसान पैसा कमाता है लेकिन हर कोई पैसे के साथ जीना नहीं सीख पाता, क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, ये है माइंडसेट। और इस माइंडसेट को समझे बिना कोई भी अमीर होकर भी अंदर से गरीब रह जाता है। यही बात मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाते हैं कि पैसा नंबर्स का खेल नहीं बल्कि व्यवहार की कहानी है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आजादी और किसी के लिए डर। हर कोई अपने अनुभवों से पैसा समझता है, इसलिए कोई इंसान करोड़ों कमा कर भी बेचैन रहता है और कोई मामूली कमाई में भी शांति पाता है, क्योंकि असली फर्क कितना होने में नहीं है बल्कि कैसे सोचने में है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली यात्रा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक ऐसी यात्रा जो बताती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है बल्कि समझने की कला है, जहां पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि क्यों कोई भी इंसान अपने पैसे के फैसलों में पागल नहीं होता, बल्कि हर कोई अपनी कहानी के हिसाब से सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, जहां हम जानेंगे कि हर किसी का मनी माइंडसेट कैसे बनता है और क्यों दो इंसान एक ही दुनिया में रहकर भी पैसे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। कभी सोचा है क्यों कोई इंसान लॉटरी जीतने के बाद सब कुछ खो देता है और कोई मामूली सैलरी वाला इंसान धीरे धीरे करोड़ों जोड़ लेता है? क्यों कोई शेयर बाजार में सब कुछ दांव पर लगा देता है और कोई चुपचाप निवेश करके अमीर बन जाता है? इसका जवाब एक ही है, कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान अपने अनुभवों के हिसाब से अपने पैसे के फैसले लेता है। कैसे? तो चलिए इसे हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, पैसे के साथ हर किसी का अनुभव अलग होता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं हम सबके पैसे के बारे में सोचने का तरीका हमारे जिए हुए अनुभवों से बनता है। कोई 1970 के इन्फ्लेशन के दौर में बड़ा हुआ तो उसके लिए सेविंग ही सुरक्षा है। कोई 1990 के बूमिंग मार्केट में बड़ा हुआ तो उसके लिए इन्वेस्टिंग ही सफलता है। कोई 2008 के रिसेशन में बड़ा हुआ तो उसके लिए डेप्ट यानी कर्ज एक डर का नाम है। कोई 2020 के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में बड़ा हुआ तो उसके लिए रिस्क लेना ही ग्रोथ का रास्ता है। कोई जिसने अपने माता पिता को नौकरी खोते हुए देखा उसके लिए स्टेबल जॉब ही ड्रीम करियर है। कोई जिसने देखा कि दोस्तों ने क्रिप्टो या स्टॉक्स से पैसा कमाया उसके लिए इन्वेस्टमेंट ही शॉर्टकट टू फ्रीडम है। कोई जिसने महामारी में सब कुछ गिरते देखा उसके लिए कैश ही कंफर्ट है। और कोई जिसने टेक बूम में फॉर्च्यून्स बनते देखे उसके लिए स्पीड ही सक्सेस का दूसरा नाम है। हर किसी की अपनी कहानी है, अपना डर है, अपना सबक है, और यही उनकी मनी साइकोलॉजी बनाता है। क्योंकि कोई भी पैसे को वैसे नहीं देखता जैसा वो है, हर कोई उसे वैसे देखता है जैसा उसने जिया है। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं पर हमारी फाइनेंशियल दुनिया अलग होती है, क्योंकि हम वही मानते हैं जो हमने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपने बचपन में देखा कि उसके पिता का पैसा शेयर मार्केट में डूब गया तो वो बड़ा होकर मार्केट से डरने वाला इंसान बनेगा। और अगर किसी ने देखा कि उसके पिता ने SIP से करोड़ों कमाए तो वो मार्केट को वेल्थ मशीन मानेगा। अगर किसी ने देखा कि माँ हर महीने घर चलाने के लिए पैसे जोड़ती थी तो वो बड़ा होकर हर खर्च को सोच समझकर करने वाला बनेगा। अगर किसी ने देखा कि पिता ने लोन लेकर बिजनेस शुरू किया और बर्बाद हो गए तो वो रिस्क लेने से डरने वाला इंसान बनेगा। अगर किसी ने देखा कि किसी ने वही रिस्क लेकर जिंदगी बदल दी तो वो रिस्क को मौका मानने लगेगा। अगर किसी ने देखा कि घर में हमेशा पैसों को लेकर झगड़े होते थे तो वो पैसे को टेंशन का कारण मानेगा। और अगर किसी ने देखा कि पैसे से परिवार की आजादी और खुशी आई तो वो पैसे को शक्ति मानेगा। अगर किसी ने देखा कि किसी अमीर ने अहंकार से सब कुछ खो दिया तो वो हम्बल रहना सीखेगा। और अगर किसी ने देखा कि किसी गरीब ने अपनी समझ से सब कुछ बना लिया तो वो सीखने को सबसे बड़ा निवेश मानेगा। मतलब योर मनी डिसीजंस आर नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, दे आर बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टोरी। पॉइंट नंबर 2, हम जो देखते हैं वही हमारा सच बन जाता है। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि जो हमने स्वयं अनुभव किया वही हमारे लिए ट्रूथ बन जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने दुनिया का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही देखा है। सोचिए, अगर कोई अमेरिका में 1990 से 2020 तक बड़ा हुआ तो उसने सिर्फ ग्रोथ, इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी देखी। उसके लिए स्टॉक मार्केट एक ट्रस्टवर्दी जगह है। पर वही अगर कोई 1920 के दशक में जिया जहां ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके लिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने अनुभवों के हिसाब से सही हैं। That's why no one's crazy. पॉइंट नंबर 3, दूसरों का जजमेंट करना बंद करो। हम अक्सर सोचते हैं उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, वो इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, वो इतना खर्च क्यों करता है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं आप किसी की फाइनेंशियल डिसीजंस को समझ नहीं सकते क्योंकि आपने उसका जीवन अनुभव नहीं जिया। हर व्यक्ति अपने पेन, फियर, ड्रीम्स और मेमोरीज से एक अनोखा फाइनेंशियल माइंडसेट बनाता है।
इसलिए किसी को स्टूपिड या इरैशनल कहना गलत है, क्योंकि अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आप भी वही करते। तो चैप्टर 1 का असली संदेश ये है, मनी इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट बिहेवियर। कोई डिसीजन गलत नहीं होता अगर वो डिसीजन उस व्यक्ति के अनुभव से मेल खाता हो। इसलिए जो हमें इरैशनल लगता है वो किसी और के लिए परफेक्टली लॉजिकल हो सकता है। चैप्टर 1 ने हमें सिखाया हर इंसान अपनी जगह सही है। चैप्टर 2 सिखाएगा हर सफलता और असफलता के पीछे लक और रिस्क का अनसीन गेम चलता है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं पा पाते और कुछ लोग बस एक सही मौके से करोड़पति बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग सब कुछ सही करके भी हार जाते हैं और कुछ बिना सोचे समझे भी जीत जाते हैं? क्यों कोई गरीब परिवार में पैदा होकर भी अमीर बन जाता है और कोई अमीर खानदान में जन्म लेकर भी बर्बाद हो जाता है? क्यों किसी का छोटा सा आइडिया दुनिया बदल देता है और किसी का सालों की मेहनत भी किसी को याद नहीं रहती? क्यों कोई इंसान सारी प्लानिंग करने के बाद भी असफल हो जाता है और कोई बस एक गट फीलिंग पर सब कुछ जीत लेता है? मॉर्गन हाउसल इसका जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि जिंदगी का खेल सिर्फ मेहनत या दिमाग का नहीं है। इसमें 2 अदृश्य खिलाड़ी हमेशा साथ खेलते हैं, लक और रिस्क। यही 2 शब्द तय करते हैं कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे, कौन विजेता बनेगा और कौन सबक सीखेगा। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा और सबसे आंखें खोल देने वाला चैप्टर, लक एंड रिस्क, जहां मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हर जीत और हर हार पूरी तरह हमारी नहीं होती। अब समझते हैं कि कैसे लक किसी की जिंदगी में सब कुछ बदल देता है और रिस्क किसी के जीवन को खत्म भी कर देता है। बिल गेट्स की कहानी हर किसी ने सुनी है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, अरबों डॉलर के मालिक, दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक। पर मॉर्गन एक छुपी हुई सच्चाई बताते हैं। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़े थे उसका नाम था लेक साइड स्कूल। वो पूरे अमेरिका में उन कुछ स्कूलों में से एक था जहां कंप्यूटर सबसे पहले आया था। 1970 के दशक में कंप्यूटर एक लग्जरी था और बिल गेट्स को वो लग्जरी स्कूल में मुफ्त में मिली। वो घंटों उस कंप्यूटर पर कोडिंग सीखते रहे, जबकि उस वक्त दुनिया के 99% बच्चों ने कंप्यूटर का नाम तक नहीं सुना था। अगर बिल किसी और स्कूल में होता शायद आज माइक्रोसॉफ्ट अस्तित्व में नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि अगर उनके टैलेंट को लक का सहारा ना मिला होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। अब समझते हैं रिस्क का असर। केंट एवंस की कहानी। बिल गेट्स का एक सबसे अच्छा दोस्त था, केंट एवंस। वो भी उतना ही होशियार, एम्बिशियस और मेहनती था। बिल और केंट मिलकर घंटों बातें करते थे और फ्यूचर के बिजनेस आइडियाज बनाते थे। लेकिन केंट की जिंदगी खत्म हो गई एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में। वो बिल जितना ही काबिल था, पर उसे रिस्क ने रोक दिया। मतलब दोनों का टैलेंट एक जैसा था, पर एक की जिंदगी में लक था और दूसरे की जिंदगी में रिस्क। हाउसल कहते हैं, तुलना करना बेवकूफी है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर सोचते हैं उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि उसके पीछे कितना लक था और कितना रिस्क उसने झेला। हर इंसान की जिंदगी का इक्वेशन अलग है। लक और रिस्क हर किसी के लिए अलग तरह से काम करते हैं। इसलिए किसी को देखकर जलने की बजाय उसकी कहानी को समझो, क्योंकि शायद वो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मौके से भी जीता हो। द लेसन। जब कोई अमीर बने उसे पूरी तरह लकी मत समझो, जब कोई असफल हो उसे पूरी तरह फूलिश मत मानो। फाइनल थॉट, लक से मिली चीजों पर घमंड मत करो और रिस्क से आई हार को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाला वो नहीं जो सब जानता है, बल्कि वो जो समझता है। लक और रिस्क दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, इसलिए सफलता पर गर्व करो पर उसमें लक का हिस्सा भी मानो, और असफलता पर दुखी हो पर उसमें बैड लक की भूमिका भी समझो। अब चैप्टर 3 में मॉर्गन हाउसल हमें दिखाते हैं कैसे नेवर इनफ की सोच इंसान को बर्बाद करती है। क्यों बहुत से अमीर लोग भी कभी संतुष्ट नहीं होते। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अरबों कमा लेने के बाद भी सुकून में नहीं रहते? क्यों कुछ लोग जीतने के बाद भी दौड़ते रहते हैं जैसे मंजिल अभी बाकी हो? क्यों कुछ लोगों के लिए ज्यादा कभी भी काफी नहीं होता? यही सवाल मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में उठाते हैं। बर्नी मैडॉफ की कहानी, लालच का जहर। बर्नी मैडॉफ वॉल स्ट्रीट का बड़ा नाम था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, पावर, रिस्पेक्ट, लेकिन वो फिर भी और ज्यादा चाहता था। उसने लोगों को धोखा देकर एक पोंजी स्कीम बनाई जिससे उसने अरबों डॉलर कमा लिए। वो इतना अमीर था कि अगर वो उसी वक्त रुक जाता तो जिंदगी भर रॉयल्टी में जी सकता था, लेकिन वो रुका नहीं। आखिर में सच्चाई सामने आई। मैडॉफ गिरफ्तार हुआ, सब कुछ खो दिया और जेल में मर गया। मैसेज, वो सब कुछ पा चुका था सिवाय एक चीज के, इनफ। इनफ का असली मतलब, मॉर्गन कहते हैं, इनफ का मतलब यह नहीं कि आपको और नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कब रुकना है, क्योंकि इनफ समझना मैच्योरिटी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे हर सफलता अधूरी लगेगी। हाउसल पूछते हैं, क्या आप वो इंसान हैं जो जीतने के बाद भी खेलना बंद नहीं कर पाते? अगर हाँ तो आप जरूर एक दिन सब कुछ खो देंगे, क्योंकि लालच हमेशा अंत में गिराता है। जो व्यक्ति रुकना जानता है वो असली विजेता है।
क्योंकि उसने जीत से पहले ही शांति पा ली है। प्रैक्टिकल लेसन 1, अपनी लाइफ का इनफ पॉइंट तय करो जहां आप कह सको अब मुझे बस जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। 2, कंपैरिजन बंद करो, किसी का घर, कार, बैंक बैलेंस देखकर अपनी खुशी मत तोलो। 3, कृतज्ञता सीखो, जो मिला है उसे सेलिब्रेट करो। याद रखना, the opposite of enough is never satisfied and that's the fastest way to feel poor even if you're rich। इस चैप्टर की सच्चाई बहुत गहरी है। लालच आपको बाहर से अमीर और अंदर से गरीब बना देता है और इनफ समझना ही असली बुद्धिमानी है। फाइनल थॉट, अगर इनफ नहीं समझा तो दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें गरीब महसूस करवाएगी। असली अमीरी वो है जब तुम रुक सको, मुस्कुरा सको और कह सको अब मेरे पास सब कुछ है जो जरूरी है। चैप्टर 3 हमें सिखाता है सफलता का अर्थ सिर्फ कमाना नहीं, रुकना भी है। जो रुकना नहीं जानता वो जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़, शांति की दौड़ हार जाता है। चैप्टर 4 गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। कभी सोचा है पैसा कमाना इतना मुश्किल क्यों नहीं जितना उसे बचाए रखना मुश्किल है? क्यों बहुत से लोग करोड़पति बनते हैं फिर कुछ सालों में सब कुछ खो देते हैं? क्यों कुछ लोग अमीर होकर भी असुरक्षित महसूस करते हैं और कुछ लोग सीमित पैसे में भी सुरक्षित रहते हैं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ बनाना स्किल है लेकिन उसे बचाए रखना विजडम है, और यही इस अध्याय का सार है। पैसा कमाना और पैसा टिकाना 2 अलग अलग खेल हैं। पैसा कमाना एक ऑफेंसिव गेम है जहां आपको बोल्ड, एम्बिशियस और रिस्क टेकर बनना पड़ता है, लेकिन पैसा टिकाना एक डिफेंसिव गेम है जहां आपको हम्बल, केयरफुल और पेशेंट बनना पड़ता है। कमाने के लिए हिम्मत चाहिए पर टिकाने के लिए संयम, डिसिप्लिन चाहिए। क्यों ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं? लोग अमीर बनते हैं रिस्क लेकर पर गरीब बनते हैं वही रिस्क दोहराकर। जब पैसा बढ़ने लगता है तो दिमाग में एक खतरनाक सोच आती है, मैं सब समझ गया हूँ। यही अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे अमीर लोगों को भी गिरा देता है, क्योंकि वेल्थ की रक्षा ईगो से नहीं सावधानी से होती है। मॉर्गन कहते हैं टू स्टे वेल्थी यू नीड अ हेल्थी डोज ऑफ फियर। मतलब ये नहीं कि आप हमेशा डरे रहें बल्कि आप हमेशा सतर्क रहें। हर निवेशक को थोड़ा डर चाहिए क्योंकि वही डर उसे गलतियां करने से रोकता है। जो सोचता है मार्केट मुझे कभी नुकसान नहीं देगा वो पहला होता है जो गिरता है। जो कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है वो टिकता है। हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? कई अमीर लोगों की कहानियां एक जैसी हैं। तेजी से अमीर बने फिर जरा सी लापरवाही में सब खो दिया। उदाहरण 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में करोड़ों लोगों ने सब कुछ गंवाया क्योंकि उन्होंने सोचा था मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। .com बबल में जिन लोगों ने प्रॉफिट पर नहीं बेचा उन्होंने सब खो दिया। लेसन, जो कभी नहीं गिरेगा सोचता है वो सबसे पहले गिरता है। बफेट का नियम, वॉरेन बफेट का सबसे फेमस रूल है। रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। बफेट हमेशा कहते हैं पैसा कमाने से पहले उसे बचाना सीखो, क्योंकि एक बार अगर आप गिर गए तो वापस ऊपर आने में सालों लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ टिकाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। 1 नम्रता, ये मानो कि आप सब कुछ नहीं जानते। मार्केट, इकोनॉमी, लकी सब अनिश्चित हैं। 2 डर, हमेशा सोचो क्या गलत हो सकता है। सेफ्टी मार्जिन रखो, इमरजेंसी फंड रखो। 3 पेशेंस, हर समय प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जो टिकता है वही जीतता है। रियल लाइफ एनालॉजी, सोचिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ऊपर पहुंचना सक्सेस है लेकिन नीचे सुरक्षित उतरना विजडम है। बहुत लोग ऊपर पहुंचते हैं पर नीचे आते वक्त गिर जाते हैं क्योंकि वो विनिंग पर ध्यान देते हैं, सर्वाइविंग पर नहीं। चैप्टर का असली संदेश, वेल्थ बनाना एक साइंस है पर उसे बचाना एक आर्ट है। हर दिन थोड़ा डर, थोड़ा सब्र, थोड़ी विनम्रता, यही आपकी वेल्थ की ढाल है। द गोल इज नॉट टू गेट रिच फास्ट, द गोल इज टू स्टे रिच फॉर एवर। फाइनल थॉट, अमीर वही नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो अपने पैसों को बचा सकता है, क्योंकि पैसा बनाना ताकत है लेकिन उसे टिकाना बुद्धिमानी। चैप्टर 5 फ्रीडम। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं लेकिन फिर भी हर दिन थके हुए, परेशान और बंधे हुए महसूस करते हैं, और कुछ लोग मामूली कमाई में भी जिंदगी के हर पल को आजादी की तरह जीते हैं? क्योंकि असली अमीरी बैंक में नहीं होती, वो होती है आपके समय पर अधिकार में। मॉर्गन हाउसल कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। हम सब पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पैसा हमें आजादी देगा, पर अक्सर क्या होता है जितना पैसा बढ़ता है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आपके पास पैसा है पर टाइम नहीं, और अगर आपके पास समय नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। Money's greatest intrinsic value is its ability to give you control over your time। सोचिए, अगर आप सुबह उठकर ये कह सकें कि आज मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहता है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि उस पल आप किसी बॉस, डेडलाइन या डर के गुलाम नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मालिक हैं। पैसा आपको ये आजादी खरीदने का मौका देता है लेकिन बहुत लोग उसे लग्जरी, स्टेटस या कंपैरिजन में खर्च कर देते हैं। जिंदगी का असली कंफर्ट, हाउसल कहते हैं, किसी शानदार कार,
बड़े घर या महंगे ब्रांड से ज्यादा सुख इस बात में है कि आप अपने समय के मालिक हों। फ्रीडम है जब आप काम इसलिए करें क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए कि करना पड़ता है। फ्रीडम है जब आप न कह सकें बिना डर के। फ्रीडम है जब आप अपने बच्चों, माता पिता या सपनों के लिए वक्त निकाल सकें। यही वो चीज है जिसे पैसा खरीद सकता है अगर आप उसे समझदारी से खर्च करें। पैसे का असली उपयोग, पैसे का सबसे बड़ा फायदा है यह आपके समय को वापस खरीदता है। मतलब अगर पैसा आपको यह ताकत नहीं दे रहा कि आप अपने दिन के फैसले खुद ले सकें, तो वो पैसा सिर्फ नंबर है, फ्रीडम नहीं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर से 3 सबसे बड़े सबक देते हैं। 1. मनी का अल्टीमेट गोल फ्रीडम होना चाहिए। अगर पैसा आपको आजादी नहीं दे रहा तो वो आपकी जिंदगी को बांध रहा है। 2. स्पेंड कॉन्शियसली। पैसे को स्टेटस पर नहीं, अपने टाइम की आजादी पर खर्च करो। 3. बाय फ्लेक्सिबिलिटी नॉट लग्जरी। लग्जरी टेम्पररी होती है पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्थायी शांति देती है। फाइनल थॉट, अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा है, अमीर वो है जो कह सके आज मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहे, क्योंकि मनी डोंट बाय हैप्पीनेस, इट बायज फ्रीडम। और जो इंसान अपने समय का मालिक बन गया वो जिंदगी का सबसे अमीर इंसान बन गया। चैप्टर 6, सेव मनी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव। सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब बचत कोई लग्जरी नहीं, ये एक आदत है और इसका मकसद सिर्फ खर्च के लिए नहीं बल्कि अनिश्चितता से सुरक्षा के लिए है। बचत का असली मतलब, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम पैसा बचाते हैं क्योंकि हमें कोई गोल हासिल करना है, जैसे घर खरीदना, गाड़ी लेना या रिटायरमेंट के लिए तैयारी करना। लेकिन मॉर्गन कहते हैं यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कभी बताकर नहीं आती। सेविंग आपका सेफ्टी नेट है जो तब काम आता है जब सब कुछ अनपेक्षित हो जाए। सेविंग इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट्स योर शॉक अब्सॉर्बर। पैसा कमाना पावर नहीं, पैसा बचाना पावर है। हर कोई पैसा कमा सकता है पर बहुत कम लोग उसे संभालना जानते हैं। कमाई से आपको स्टेटस मिलता है पर बचत से आपको शक्ति, पावर मिलती है। जब आप बचाते हैं आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, किसी बॉस या क्लाइंट के मूड पर नहीं जीना पड़ता। सेविंग गिव्स यू द पावर टू से नो, और यही सबसे बड़ी आजादी है। मॉर्गन कहते हैं हर बचाया गया रुपया आपके लिए समय खरीदता है, वो समय जब आप काम करना बंद करके जिंदगी को अपने तरीके से जी सकते हैं। सेविंग आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप चाहे तो रुक सकें, सोच सकें या रिस्क ले सकें बिना डर के। सेविंग इज द सीड ऑफ इंडिपेंडेंस। ज्यादातर लोग बचत क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचत नंबर्स की नहीं, बिहेवियर की बात है। समस्या ये नहीं कि लोगों के पास कम पैसा है, समस्या ये है कि उनके पास ज्यादा दिखाने की इच्छा है। लोग सेविंग नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं, वो हर कमाई को रिवॉर्ड समझते हैं और वो फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट को महत्व देते हैं। बचत का साइकोलॉजी एंगल, सेविंग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक मेंटल कंफर्ट है। जब आपके पास बचत होती है आप शांत रहते हैं, आप किसी भी डर से मुक्त रहते हैं, आप डिसीजंस कामली लेते हैं, पैनिक में नहीं, क्योंकि बचत मतलब आपको कल की चिंता नहीं करनी। सेविंग्स गिव्स यू द ऑप्शन टू वेट, थिंक एंड एक्ट ऑन योर ओन टर्म्स। मॉर्गन का यह थॉट बहुत पावरफुल है, यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव, क्योंकि अगर आज सब कुछ सही चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी सब वैसा ही रहेगा। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी जॉब जा सकती है, कभी हेल्थ गिर सकती है, कभी इकोनॉमी बदल सकती है। सेविंग वो कुशन है जो इन सब झटकों को सॉफ्ट बना देती है। प्रैक्टिकल लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 1. हर महीने थोड़ा जरूर बचाओ, चाहे कितनी भी इनकम हो। सेविंग परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, अमाउंट नहीं। 2. बचत को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझो, यह आपकी फ्यूचर फ्रीडम फंड है। 3. अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो, जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करो। 4. इमरजेंसी फंड जरूर रखो, यह आपकी शांति का इंश्योरेंस है। असली अमीरी क्या है? अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, बल्कि वो है जो कमाई से ज्यादा बचा लेता है, क्योंकि जब बाकी लोग स्टेटस खरीद रहे होते हैं आप फ्रीडम खरीद रहे होते हैं। फाइनल थॉट, यू डोंट सेव मनी टू बाय थिंग्स, यू सेव मनी टू बाय चॉइसेस, क्योंकि बचत सिर्फ आपके फ्यूचर को सिक्योर नहीं करती, वो आपको हर हाल में शांत और स्वतंत्र रखती है। चैप्टर 7, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। कभी गौर किया है खबरों में ज्यादातर बातें खराब क्यों होती हैं और हम तुरंत मान भी लेते हैं? क्यों? क्योंकि नकारात्मक बातें हमें ज्यादा सच्ची लगती हैं। क्यों हम पेसिमिज्म पर जल्दी विश्वास करते हैं? कोई कहता है सब अच्छा होगा तो दिमाग सोचता है शायद बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, पर जब कोई कहता है सब बिगड़ जाएगा तो दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है, ये तो खतरा बता रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग का डिजाइन ही ऐसा है, सर्वाइवल पहले, सक्सेस बाद में। हमारे अंदर का फियर सिस्टम हमेशा रिस्क को ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए पेसिमिज्म मीन्स नकारात्मक सोच हमारे लिए रियलिस्टिक लगता है, जबकि ऑप्टिमिज्म भोलापन लगता है। मीडिया और मार्केट का गेम, न्यूज चैनल्स जानते हैं अगर डर बेचो तो ध्यान मिलेगा, इसलिए वो हेडलाइंस बनाते हैं मार्केट डूबने वाला है, इकोनॉमी काम्स के कगार पर, डॉलर का अंत करीब है, क्योंकि डर क्लिक करवाता है
और ऑप्टिमिज्म रेयरली बिकता है। पर हकीकत यह है कि दुनिया डर से नहीं, उम्मीद से आगे बढ़ती है। हिस्ट्री की सच्चाई, इतिहास देखिए। हर युद्ध के बाद नई पीस बनी, हर मंदी के बाद अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई, हर संकट के बाद इंसान और रचनात्मक बना। 1940 के दशक में वर्ल्ड वॉर था, पर उसके बाद सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। 2008 में मार्केट टूटा, पर 2010 में वही मार्केट रिकॉर्ड हाइट्स पर पहुंचा। हर गिरावट के पीछे एक नई ऊंचाई छिपी होती है। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। मॉर्गन कहते हैं, शॉर्ट टर्म में पेसिमिज्म ज्यादा दिखता है, पर लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म हमेशा जीतता है। हर 5 से 10 साल में मार्केट गिरता है, पर 100 साल का ग्राफ देखो, ऊपर ही जाता है। दुनिया हमेशा बेटर होती जा रही है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन सब बढ़ रहे हैं। फिर भी लोग डरते हैं, क्योंकि डर लाउड है और प्रोग्रेस स्लो एंड साइलेंट है। इन्वेस्टर्स लेसन। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो याद रखिए, हर गिरावट परमानेंट नहीं होती। स्टॉक मार्केट हमेशा टेम्पररी पेन देता है, पर परमानेंट ग्रोथ देता है। हर क्रैश के बाद रिकवरी आती है, हर क्राइसिस के बाद इनोवेशन आता है। इसलिए अगर आप हर डर पर बेचते हैं तो आप हर ग्रोथ को खो देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो डरता है, बल्कि वो है जो डर में भी टिकता है। ऑप्टिमिज्म वर्सेस फूलिशनेस। मॉर्गन यह भी साफ करते हैं, ऑप्टिमिज्म का मतलब अंधा भरोसा नहीं है। ये आंधी में आंखें बंद करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आंधी के बाद भी सुबह आती है। ऑप्टिमिज्म का मतलब है, हाँ बुरा वक्त आएगा पर मैं गिरकर फिर उठूंगा। प्रैक्टिकल लेसन्स। 1. डर को सुनो, पर उस पर जीना मत शुरू करो। डर अलर्ट करने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। 2. हर गिरावट को अंत मत समझो। हर गिरावट बस एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। 3. होप में निवेश करो, डर में नहीं। डर में जो बेचता है वो हारता है, उम्मीद में जो टिकता है वही जीतता है। चैप्टर का सार। भविष्य में अच्छा सोचना मूर्खता नहीं बल्कि समझदारी है, क्योंकि दुनिया बार बार गिरी है और हर बार उठी है। इसलिए डर पर नहीं, उम्मीद पर निवेश करो, क्योंकि जिंदगी और पैसा दोनों उन लोगों को इनाम देते हैं जो टिके रहते हैं। चैप्टर 8। यू एंड मी। कभी गौर किया है, जब मार्केट गिरता है तो कोई पैनिक में बेच देता है और कोई उसी वक्त सब कुछ खरीद लेता है। कोई कहता है स्टॉक मार्केट रिस्की है, दूर रहो, और कोई कहता है मार्केट गिरा है, अब तो सस्ता मिल रहा है, खरीदो। दोनों एक ही दुनिया देख रहे हैं, पर दोनों की सोच और स्ट्रैटेजी पूरी तरह अलग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर इंसान का फाइनेंशियल गोल, टाइम होराइजन और सिचुएशन अलग होती है। कोई अगले 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अगले 30 साल के लिए। कोई रिटायरमेंट फंड बना रहा है, कोई ट्रेडिंग से क्विक प्रॉफिट चाहता है। तो जब दोनों एक ही मार्केट में काम करते हैं, उनके एक्शंस अलग दिखते हैं, पर दोनों अपनी जगह सही हैं। What looks like a mistake to you might make perfect sense to me. Example: short term versus long term players. मान लीजिए 2 लोग हैं। A एक डे ट्रेड है जो हर दिन स्टॉक्स खरीद बेच करता है। B एक इन्वेस्टर है जो अगले 25 साल के लिए SIP कर रहा है। अब मार्केट गिरता है। A तुरंत बेच देता है क्योंकि उसे अगले दिन प्रॉफिट चाहिए। B खुश होता है क्योंकि अब वो सस्ते में इन्वेस्ट कर सकता है। दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों अलग खेल खेल रहे हैं। दूसरों की स्ट्रैटेजी आपकी नहीं हो सकती। मॉर्गन कहते हैं, बिग प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों का बिहेवियर देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। किसी को प्रॉफिट करते देखकर हम कहते हैं वो सही कर रहा है, मैं भी वही करूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका रिस्क एपेटाइट, गोल और टाइमलाइन हमसे अलग है, और इसीलिए जो दूसरों के लिए काम करता है वो आपके लिए खतरा बन सकता है। हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। कोई अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करता है क्योंकि उसके पास बैकअप है। कोई वही रिस्क नहीं ले पाता क्योंकि उसे हर महीने घर चलाना है। कोई लोन लेकर घर खरीदता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है। कोई रेंट पर रहना पसंद करता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपनी स्टोरी के हिसाब से सही हैं। द मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। प्रैक्टिकल लेसन। 1. अपना खेल पहचानो। आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या सेवर, पहले ये साफ करो। 2. दूसरों से तुलना बंद करो। किसी का रिस्क उठाना हीरोइक लग सकता है, पर वही आपके लिए डिजास्टर बन सकता है। 3. अपनी स्ट्रैटेजी अपने गोल के हिसाब से रखो, दूसरों की कॉपी नहीं, अपनी कंफर्ट जोन के अंदर डिसीजंस लो। फाइनल थॉट: यू एंड आई सी द सेम वर्ल्ड थ्रू डिफरेंट आईज, इसलिए दूसरों के गेम में मत उलझो। अपना गोल, अपना पेस और अपना पीस बनाए रखो।
क्योंकि पैसे की दुनिया में जीत वही पाता है जो अपना खेल समझकर खेलता है। चैप्टर 9, द मैन इन द कार पैराडॉक्स। कभी देखा है जब कोई लग्जरी कार में निकलता है, लोग रुक कर देखते हैं। कोई कहता है वाह क्या गाड़ी है, कोई सोचता है काश मेरे पास भी ऐसी होती। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं हकीकत इसके उलट है। जब लोग किसी लग्जरी चीज को देखते हैं, वो उस इंसान को एडमायर नहीं करते, वो खुद को उसकी जगह इमेजिन करते हैं। When you see someone driving a nice car, you rarely think, wow, that person is cool. Instead, you think, if I had that car, people would think I'm cool. असली सच्चाई, कोई आपको एडमायर नहीं कर रहा। हम सोचते हैं, अगर मैं अच्छी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स या बड़ा हाउस लूंगा, तो लोग मुझे एडमायर करेंगे। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, लोग आपको नहीं, अपने सपनों को एडमायर करते हैं। वो आपकी कार देखकर खुद को आपकी जगह इमेजिन करते हैं। आपके बारे में सोचने के बजाय वो सोचते हैं, काश ये मेरे पास होती। यानी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो चीज आप खरीद रहे हैं, वो कभी किसी को इम्प्रेस करती ही नहीं। हर बार जब हम कुछ दिखाने के लिए खर्च करते हैं, हम ये मानते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कोई उतना नहीं सोचता जितना हम सोचते हैं। हर इंसान अपने बारे में सोचने में व्यस्त है, तो आप जो दूसरों को दिखाने में पैसा बहा रहे हैं, वो सिर्फ ईगो का ट्रैप है। द पैराडॉक्स एक्सप्लेन्ड। यह पैराडॉक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जितना आप इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना ही लोग आपको भूलकर खुद के बारे में सोचने लगते हैं। आप सोचते हैं अब लोग मुझे एडमायर करेंगे, लेकिन लोग सोचते हैं काश मैं ऐसा होता। तो जिस एडमिरेशन की आपको तलाश है, वो आपको कभी मिलती ही नहीं। फाइनल थॉट, पीपल डोंट एडमायर योर कार, दे इमेजिन देमसेल्व्स ड्राइविंग इट। इसलिए दिखावे के पीछे मत भागो, रिस्पेक्ट खरीदो मत, अर्न करो। और याद रखो, रिच दिखना आसान है, पर अमीर बनना एक सोच है। चैप्टर 10, द कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। कभी सोचा है क्यों वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं, जबकि बहुत से निवेशक उनसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा रिसोर्सफुल हैं? क्यों बफेट का नाम हर वेल्थ डिस्कशन में लिया जाता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था या कोई जादुई निवेश योजना? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं नहीं, उनके पास कोई जादू नहीं था, सिर्फ एक सुपर पावर थी, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड फोर्स इन फाइनेंस। हर कोई कंपाउंडिंग को जानता है, पर बहुत कम लोग उसे समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटे छोटे गेन्स जो लंबे समय में मिलकर एक विशाल परिणाम बनाते हैं। ये किसी बीज की तरह है, आज छोटा है, पर अगर आप उसे लगातार पानी देते रहें, तो एक दिन वो विशाल पेड़ बन जाता है। बफेट की असली ताकत। वॉरेन बफेट की असली ताकत उनकी बुद्धिमानी नहीं थी, बल्कि उनका टाइमलाइन था। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वो 90+ हैं, यानी 80 सालों से कंपाउंडिंग चल रही है। अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग 30 की उम्र में शुरू की होती, तो आज उनकी नेटवर्थ 95% कम होती। जी हाँ, 95% कम। इसका मतलब बफेट अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि वो जीनियस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा 80 साल तक। टाइम इज द फ्रेंड ऑफ कंपाउंडिंग। क्यों लोग कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे काम करता है। पहले कुछ सालों में फर्क दिखता नहीं है, इसलिए लोग बीच में हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, उसका असर एक्सपोनेंशियल हो जाता है। पहले साल में 10% रिटर्न छोटा लगता है, पर 20 से 25 साल बाद वही रिटर्न माउंटेन बना देता है। पावर ऑफ टाइम। मान लीजिए 2 लोग हैं। ए 25 की उम्र में 10,000 रुपए प्रति महीने इन्वेस्ट करना शुरू करता है। बी 35 की उम्र में शुरू करता है। दोनों 60 की उम्र तक इन्वेस्ट करते हैं और दोनों को 10% एवरेज रिटर्न मिलता है। अब देखिए फर्क। ए 10,000 पर मंथ, 35 साल, लगभग 2.6 करोड़। बी 10,000 पर मंथ, 25 साल, लगभग 95 लाख रुपए। सिर्फ 10 साल का फर्क, पर परिणाम 3 गुना से ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग केवल पैसों में नहीं, जिंदगी में भी। मॉर्गन कहते हैं कंपाउंडिंग सिर्फ निवेश का नहीं, जिंदगी का नियम है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्ञान कंपाउंड करता है। रोज थोड़ा एक्सरसाइज करना सेहत कंपाउंड करती है। रोज थोड़ा काइंडनेस रिस्पेक्ट कंपाउंड करता है। लेसन फॉर इन्वेस्टर्स। 1. टाइम इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। स्मार्ट बनना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। 2. अवॉइड इंटरप्शंस। पैनिक में बेचने से कंपाउंडिंग रुक जाती है। 3. स्टे इन्वेस्टेड। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा जादू। 4. रिस्पेक्ट स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ बोरिंग लगती है, पर वही लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनती है। द हिडन ट्रूथ। कंपाउंडिंग की खूबसूरती यह है कि शुरुआत में यह धीमा लगता है, पर एक दिन यह रुकने का नाम नहीं लेता।
जैसे एक बर्फ का गोला पहले छोटा, फिर जैसे जैसे लुढ़कता है वैसे वैसे बड़ा और तेज होता जाता है। द स्नोबॉल ऑफ वेल्थ स्टार्ट्स स्लो बट ग्रोज अनस्टॉपेबल। चैप्टर का सार। वेल्थ का असली जादू रिटर्न में नहीं, ड्यूरेशन में है। आप जितने लंबे समय तक टिकते हैं उतनी बड़ी जीत आपकी होती है। बफेट इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने टाइम को हराया नहीं, उसे दोस्त बना लिया। फाइनल थॉट, कंपाउंडिंग डजंट रिवॉर्ड द स्मार्टेस्ट, इट रिवॉर्ड्स द मोस्ट पेशेंट। इसलिए जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, धीरे चलो, पर रुकना मत, क्योंकि धीरे चलने वाला कंपाउंडिंग तेज भागने वालों से ज्यादा आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ सोचकर ही कैसे अमीर बना जाता है ये जानना चाहते हो तो ये थिंक एंड ग्रो रिच की वीडियो आपके बहुत काम आएगी, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इस पर क्लिक करो और इसे देखो। लेकिन एक सेकंड रुको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।